Natural ecosystems. Ecosystems created by nature. सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम्स. नेचुरल इकोसिस्टम्स अपने आप फंक्शन कर सकते हैं. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स इनमें बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं. कॉमन एग्जांपल्स. फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स और ओशंस नेचुरल इकोसिस्टम्स के कॉमन एग्जांपल्स हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या होता है जब ह्यूमंस इकोसिस्टम्स को क्रिएट और मैनेज करते हैं? चलिए अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स को एक्सप्लोर करते हैं. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स. ह्यूमन इंटरवेंशन इन इकोसिस्टम्स. कुछ इकोसिस्टम्स ह्यूमंस द्वारा क्रिएट और मैनेज किए जाते हैं. इन्हें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स कहा जाता है. कॉमन एग्जांपल्स. क्रॉप फील्ड्स, एक्वेरियम्स और गार्डन्स आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स के कॉमन एग्जांपल्स हैं. लोअर स्टेबिलिटी. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स में बायोडायवर्सिटी अक्सर कम होती है. इसी कारण उन्हें स्टेबल बने रहने के लिए कंटीन्यूअस मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स दोनों लाइफ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं? चलिए अब नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स को एक्सप्लोर करते हैं. नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स. नेचर्स बैलेंस वर्सेस ह्यूमन मैनेजमेंट. नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स दोनों में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं. हालांकि इनमें अंतर इस बात का होता है कि इन्हें मेंटेन कैसे किया जाता है. नेचुरल इकोसिस्टम्स अपने आप फंक्शन कर सकते हैं, वहीं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स ह्यूमन मैनेजमेंट पर डिपेंड करते हैं. बायोडायवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी. नेचुरल इकोसिस्टम्स आमतौर पर ग्रेटर बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, वहीं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स में अक्सर कम स्पीसीज पाई जाती हैं और उन्हें अधिक केयर की आवश्यकता होती है. नेचुरल इकोसिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स और ओशंस. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं क्रॉप फील्ड्स, गार्डन्स और एक्वेरियम्स. रेडी टू रिवाइज. अब हम नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स के बीच मुख्य डिफरेंसेस को समझ चुके हैं. चलिए अब यूपीएससी रैपिड क्विज के माध्यम से अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं. रिविजन. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स. इंट्रोडक्शन टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स. द वर्ल्ड ऑफ लैंड बेस्ड इकोसिस्टम्स. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स वे इकोसिस्टम्स हैं जो लैंड पर पाए जाते हैं. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सॉइल, वाटर और टेम्परेचर जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं. मेजर टाइप्स. फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स और टंड्रा मेजर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं. इनमें से प्रत्येक यूनिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्लांट्स और एनिमल्स की सबसे अधिक वैरायटी को सपोर्ट करता है? चलिए अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम को समझना शुरू करते हैं. फॉरेस्ट इकोसिस्टम. गार्डियंस ऑफ बायोडायवर्सिटी. फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है जहां ट्रीज और अन्य वेजिटेशन का प्रभुत्व होता है. फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स को मुख्य रूप से तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है: ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट यानी टैगा. लाइफ इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्लांट्स प्रोड्यूसर्स के रूप में काम करते हैं, एनिमल्स कंज्यूमर्स के रूप में और माइक्रोब्स डीकंपोजर्स के रूप में. मिलकर ये सभी इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखते हैं.
फॉरेस्ट्स अनेक स्पीशीज को हैबिटेट्स प्रदान करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक्स के रूप में भी काम करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब एंड स्टोर करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उन इकोसिस्टम्स में क्या होता है जहां ग्रासेस का प्रभुत्व होता है? अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम को समझते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, द वर्ल्ड्स ग्रेट ओपन इकोसिस्टम्स। ग्रासलैंड्स में ट्रीज की तुलना में ग्रासेस अधिक पाई जाती हैं। ये वास्ट ओपन लैंडस्केप्स बनाते हैं और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ग्रासलैंड्स में ग्रासेस की ग्रोथ के लिए पर्याप्त रेनफॉल होती है, लेकिन यह रेनफॉल डेंस फॉरेस्ट्स को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। मेजर टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ये पूरे वर्ष वार्म रहती हैं। एग्जांपल सवाना। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, इनमें वार्म समर्स और कोल्ड विंटर्स होते हैं। एग्जांपल्स स्टेप और प्रेरी, ड्रेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रासलैंड्स ऐसे क्षेत्रों में लाइफ को सपोर्ट करती हैं जहां फॉरेस्ट्स आसानी से ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन बहुत कम रेनफॉल वाले क्षेत्रों में ऑर्गेनिजम्स कैसे सर्वाइव करते हैं। चलिए अब डेजर्ट इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम, सर्वाइविंग इन अर्थ्स ड्राइएस्ट इकोसिस्टम्स। लाइफ इन ड्राई कंडीशंस। डेजर्ट इकोसिस्टम्स में बहुत कम वर्षा होती है। यहां रहने वाले ऑर्गेनिजम्स वाटर को कंजर्व करने के लिए विशेष रूप से एडेप्टेड होते हैं। हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स। हॉट डेजर्ट्स में हाई टेम्परेचर्स और लो रेनफॉल पाई जाती है। उदाहरण के लिए सहारा डेजर्ट, अफ्रीका। कोल्ड डेजर्ट्स में लो टेम्परेचर्स और लो रेनफॉल पाई जाती है। उदाहरण के लिए गोबी डेजर्ट, मंगोलिया और चाइना। अडेप्टेशंस फॉर सर्वाइवल। डेजर्ट प्लांट्स में अक्सर वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स या थॉर्न्स और डीप रूट्स पाए जाते हैं। ये एडेप्टेशंस वाटर लॉस को कम करने और वाटर एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। वाई डेजर्ट्स मैटर। डेजर्ट्स ऐसी यूनिक बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स के लिए अडेप्टेड होती है। लिमिटेड रेनफॉल के बावजूद ये महत्वपूर्ण टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लो टेम्परेचर्स सबसे बड़ी चैलेंज बन जाते हैं तब क्या होता है? अब टंद्रा इकोसिस्टम को समझते हैं। टुंद्रा इकोसिस्टम, द फ्रोजन वर्ल्ड। टंद्रा इकोसिस्टम्स में टेम्परेचर्स अत्यंत कम होती हैं। यहां केवल विशेष रूप से अडेप्टेड प्लांट्स और एनिमल्स ही सर्वाइव कर पाते हैं। आर्कटिक टंड्रा पोलर रीजन्स में पाई जाती है। अल्पाइन टंड्रा हाई माउंटेन्स पर पाई जाती है। इन दोनों में हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस पाई जाती हैं। अडेप्टेशंस फॉर सर्वाइवल। टंड्रा प्लांट्स कोल्ड कंडीशंस को सहन करने के लिए ग्राउंड के बहुत क्लोज ग्रो करते हैं। एग्जांपल्स मॉसेस और लाइकेंस। वहीं एनिमल्स में थिक फर, फैट लेयर्स और स्मॉल ईयर्स पाए जाते हैं ताकि हीट लॉस कम हो सके। एग्जांपल्स आर्कटिक फॉक्स और पोलर बेयर। रेडी टू रिवाइज? हम फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स और टंड्रा का अध्ययन कर चुके हैं। चलिए अब यूपीएससी रैपिड क्विज के माध्यम से अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। रिविजन। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। इंट्रोडक्शन टू एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। लाइफ अक्रॉस वाटर इकोसिस्टम्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स वे इकोसिस्टम्स हैं जो वाटर में पाए जाते हैं। ये प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की विविध फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सपोर्ट करते हैं। सैलिनिटी, डेप्थ और सनलाइट जैसी कंडीशंस एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। इन्हीं डिफरेंट कंडीशंस के कारण डिफरेंट टाइप्स के एक्वेटिक इकोसिस्टम्स बनते हैं।
एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को मुख्य रूप से 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है: फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स, मरीन इकोसिस्टम्स और एस्चुअरीन इकोसिस्टम्स। द नेक्स्ट स्टेप, हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स और उनके मेजर टाइप्स का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। चलिए अब इन इकोसिस्टम्स को एक एक करके समझते हैं और शुरुआत करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, द लाइफलाइंस ऑफ नेचर। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स ऐसे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं जिनमें सॉल्ट कंटेंट बहुत कम होता है। इनमें पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स शामिल हैं जो डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सपोर्ट करते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स को मुख्य रूप से 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: लेंटिक इकोसिस्टम्स, इनमें स्टैंडिंग वाटर बॉडीज पाई जाती हैं जैसे पॉन्ड्स और लेक्स। लोटिक इकोसिस्टम्स, इनमें फ्लोइंग वाटर बॉडीज पाई जाती हैं जैसे रिवर्स। लाइफ इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स, एक्वेटिक प्लांट्स और एल्गी प्रोड्यूसर्स के रूप में कार्य करते हैं, वहीं फिश, एम्फिबियंस और अन्य एनिमल्स कंज्यूमर्स के रूप में कार्य करते हैं, जबकि माइक्रोब्स डीकंपोजर्स के रूप में कार्य करते हैं। वाई फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स मैटर, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, साथ ही ये अनेक स्पीसीज के लिए महत्वपूर्ण ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड्स का कार्य करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में सॉल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन दुनिया के विशाल सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम्स का क्या? चलिए अब मरीन इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं। मरीन इकोसिस्टम, एक्सप्लोरिंग द ब्लू वर्ल्ड। मरीन इकोसिस्टम्स में ओशियंस और अन्य सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स शामिल होते हैं। इनकी विशेषता हाई सैलिनिटी है और ये जीवन की विशाल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। ओशंस अर्थ का सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं। ये प्लैंकटन से लेकर लार्ज मरीन एनिमल्स तक फूड चेन सपोर्ट करते हैं। कॉरल रीफ्स, रेन फॉरेस्ट्स ऑफ द सी। कॉरल रीफ्स टाइनी एनिमल्स जिन्हें कॉरल पॉलिप्स कहा जाता है, उनके द्वारा बनती हैं। ये दुनिया के सबसे बायोडाइवर्स इकोसिस्टम्स में से एक हैं। मैंग्रोव्स सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्ट्स पर पाए जाते हैं। ये कोस्ट लाइन्स को इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं और फिश के ब्रीडिंग और ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब रिवर्स का फ्रेश वाटर सी वाटर से मिल जाता है? अब चलिए एस्चुरीन इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं। एस्चुरीन इकोसिस्टम, द मिक्सिंग जोन ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, वेयर रिवर्स मीट द सी। एस्चुअरीज ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जहां रिवर्स का फ्रेश वाटर सी वाटर के साथ मिल जाता है। इसी कारण एस्चुअरीन वाटर में सैलिनिटी का स्तर लगातार बदलता रहता है। एस्चुअरीज में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को चेंजिंग सैलिनिटी लेवल्स को सहन करना पड़ता है। इसी कारण यहां स्पेशली अडेप्टेड प्लांट्स और एनिमल्स के साथ एक यूनिक इकोसिस्टम बनता है। हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स, फ्रेश वाटर और सी वाटर के मिक्सिंग से प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं। इसी कारण एस्चुअरीज हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स माने जाते हैं। द नेक्स्ट स्टेप, चलिए अब समझते हैं कि फ्रेश वाटर, मरीन और एस्चुअरीन इकोसिस्टम्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं और यूपीएससी हमें किन बिंदुओं पर कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। कंपेयरिंग aquatic इकोसिस्टम्स, फ्रेश वाटर वर्सेस मरीन वर्सेस एस्चुअरीन। फ्रेश वाटर वर्सेस मरीन इकोसिस्टम्स, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में सैलिनिटी बहुत कम होती है, वहीं मरीन इकोसिस्टम्स में सैलिनिटी अधिक होती है। एस्चुरी, अ ट्रांजिशन इकोसिस्टम। एस्चुरीज वहां बनते हैं जहां रिवर्स का फ्रेश वाटर सी वाटर के साथ मिक्स होता है। ये फ्रेश वाटर और मरीन इकोसिस्टम्स के बीच एक ट्रांजिशन जोन की तरह कार्य करते हैं। यूपीएससी ट्रैप, सैलिनिटी मैटर्स। फ्रेश वाटर में सैलिनिटी कम होती है, मरीन वाटर में सैलिनिटी अधिक होती है और एस्चुरीज में सैलिनिटी वेरिएबल होती है। इसी कारण aquatic इकोसिस्टम्स अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। द नेक्स्ट स्टेप, अब समय है aquatic इकोसिस्टम्स के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने का। अब चलिए यूपीएससी रैपिड क्विज की ओर बढ़ते हैं। रिवीजन, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स।
व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? द वैरायटी ऑफ लाइफ। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है वैरायटी ऑफ लाइफ, जो डिफरेंट लेवल्स यानी जीन्स, स्पीसीज और इकोसिस्टम्स तक पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी वेरीज अक्रॉस रीजन्स। कुछ रीजन्स दूसरों की तुलना में अधिक स्पीसीज को सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए ट्रॉपिकल रीजन्स में आमतौर पर बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है, जबकि डेजर्ट्स में यह अपेक्षाकृत कम होती है। रहे वाई बायोडाइवर्सिटी मैटर्स। रिच बायोडाइवर्सिटी स्टेबल और रेजिलिएंट इकोसिस्टम्स को बनाए रखने में मदद करती है। यदि किसी एक स्पीसीज की संख्या घट जाए तो अन्य स्पीसीज इकोसिस्टम फंक्शंस को बनाए रखने में सहायता कर सकती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी सिर्फ स्पीसीज की संख्या तक सीमित नहीं है, इसके डिफरेंट लेवल्स क्या हैं? अब चलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, द थ्री लेवल्स ऑफ लाइफ। जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स में पाई जाने वाली वेरिएशंस, जैसे राइस और मैंगो की अलग अलग वैरायटीज में देखा जा सकता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब है किसी एक रीजन में पाई जाने वाली अलग अलग स्पीसीज की वैरायटी, जैसे एक फॉरेस्ट में पाए जाने वाले अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब है किसी एरिया में पाए जाने वाले अलग अलग इकोसिस्टम्स की वैरायटी। उदाहरण के लिए फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स और डेजर्ट्स इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हर इकोसिस्टम में स्पीसीज डाइवर्सिटी एक जैसी नहीं होती, तो फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी को निर्धारित क्या करता है? आइए स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस को समझते हैं। स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस, काउंटिंग एंड कंपेयरिंग लाइफ। स्पीसीज रिचनेस यह किसी एरिया में मौजूद डिफरेंट स्पीसीज की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी फॉरेस्ट में 50 स्पीसीज हैं तो उसकी स्पीसीज रिचनेस 20 स्पीसीज वाले फॉरेस्ट से अधिक होगी। स्पीसीज इवननेस यह दर्शाता है कि किसी कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज के बीच इंडिविजुअल्स कितनी समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यदि किसी फॉरेस्ट में 100 बर्ड्स हैं और उनमें से 90 बर्ड्स एक ही स्पीसीज के हैं, जबकि बाकी 10 बर्ड्स अन्य स्पीसीज के हैं, तो स्पीसीज इवननेस कम मानी जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन हैबिटेट्स के भीतर और डिफरेंट रीजन्स के बीच किया जा सकता है? अब चलिए अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एट डिफरेंट स्केल्स। अल्फा डाइवर्सिटी ये किसी एक हैबिटेट के भीतर स्पीसीज की वैरायटी को दर्शाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी फॉरेस्ट में कई डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं तो वहां अल्फा डाइवर्सिटी अधिक मानी जाती है। बीटा डाइवर्सिटी ये डिफरेंट हैबिटेट्स के बीच स्पीसीज कॉम्पोजिशन में अंतर को दर्शाती है। उदाहरण के लिए यदि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं तो वे हाई बीटा डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। गामा डाइवर्सिटी ये कई इकोसिस्टम्स वाले किसी बड़े रीजन की ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को दर्शाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी रीजन में फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स और वेटलैंड्स मौजूद हों तो वहां गामा डाइवर्सिटी अधिक मानी जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी हमारे चारों ओर मौजूद है, लेकिन हम इसे अपने दैनिक परिवेश में कहां कहां देख सकते हैं? चलिए अब बायोडाइवर्सिटी अराउंड अस को एक्सप्लोर करते हैं। बायोडाइवर्सिटी अराउंड अस, नेचर इन एवरीडे लाइफ।
बायोडाइवर्सिटी केवल फॉरेस्ट्स और प्रोटेक्टेड एरियाज तक ही सीमित नहीं है, यह सिटीज, विलेजेस, फार्म्स और वाटर बॉडीज में भी पाई जाती है। लाइफ इन डिफरेंट हैबिटेट्स, लोटस पॉन्ड्स में उगता है, जबकि कैक्टस डेजर्ट्स में उगता है। अलग अलग हैबिटेट्स डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इन ह्यूमन लैंडस्केप्स, फार्म्स, पार्क्स और सिटीज भी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। अक्सर बर्ड्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स लोगों के साथ साथ फलते फूलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज कनेक्टेड। इकोसिस्टम्स में डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, इसलिए एक स्पीशीज के लॉस का प्रभाव अन्य ऑर्गेनिजम्स पर भी पड़ सकता है। रेडी टू रिवाइज? अब हम अपने आसपास मौजूद बायोडाइवर्सिटी को समझ चुके हैं। चलिए अब यूपीएससी रैपिड क्विज के माध्यम से अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। रिविजन: अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस: द वेब ऑफ लाइफ। लाइफ इज इंटरकनेक्टेड। कोई भी स्पीसीज पूरी तरह अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकती। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट इकोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल, बीज प्लांट्स का पॉलिनेशन करती हैं, जबकि डीकंपोजर्स न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं। मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस: स्पीसीज के बीच होने वाली इंटरैक्शंस इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती हैं। यदि किसी एक स्पीसीज की संख्या घटती है, तो अन्य ऑर्गेनिजम्स भी प्रभावित हो सकते हैं। डिफरेंट स्पीसीज एनवायरमेंटल चेंजेस के प्रति अलग अलग प्रकार से रिस्पॉन्ड करती हैं। इसी कारण ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी वाले इकोसिस्टम्स अक्सर अधिक रेजिलियंट होते हैं। वाई बायोडाइवर्सिटी मैटर्स? बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम फंक्शनिंग, स्टेबिलिटी और रेजिलियंस को सपोर्ट करती है। हेल्थी इकोसिस्टम्स अनेक स्पीसीज की कंबाइंड एक्टिविटीज पर निर्भर करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन: बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम्स के फंक्शनिंग और स्टेबिलिटी को सपोर्ट करती है। चलिए अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को एक्सप्लोर करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस: फूड सिक्योरिटी, रॉ मटेरियल्स, मेडिसिन, इको टूरिज्म। फूड फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी: डिफरेंट स्पीसीज फूड रिसोर्सेज प्रदान करती हैं, जैसे क्रॉप्स, फिश और लाइफ स्टॉक। इस प्रकार बायोडाइवर्सिटी फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करती है। अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्कवरीज: कई मेडिसिन प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन की खोज एक फंगस से की गई थी। इको टूरिज्म: फॉरेस्ट्स, कोरल रीफ्स और वाइल्ड लाइफ नेचर बेस्ड टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार बायोडाइवर्सिटी इनकम और एम्प्लॉयमेंट के अवसर उत्पन्न करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन: क्या बायोडाइवर्सिटी का महत्व केवल इसलिए है क्योंकि यह ह्यूमंस को बेनिफिट करती है? चलिए अब एथिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज: प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग कल्चरल। इकोसिस्टम्स ऐसे बेनिफिट्स प्रदान करते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इन्हें इकोसिस्टम सर्विसेज कहा जाता है। प्रोविजनिंग सर्विसेज: इकोसिस्टम्स फूड, वाटर और रॉ मटेरियल्स प्रदान करते हैं। इन डायरेक्ट बेनिफिट्स को प्रोविजनिंग सर्विसेज कहा जाता है। रेगुलेटिंग सर्विसेज: इकोसिस्टम्स
पॉलिनेशन और वाटर प्यूरिफिकेशन जैसी प्रोसेसेस के माध्यम से एनवायरमेंटल कंडीशंस को रेगुलेट करते हैं। इन बेनिफिट्स को रेगुलेटिंग सर्विसेज कहा जाता है। सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज ऐसी इकोसिस्टम प्रोसेसेस हैं जो अन्य इकोसिस्टम सर्विसेज के फंक्शनिंग में सहायता करती हैं। इनके एग्जांपल्स हैं सॉइल फॉर्मेशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। कल्चरल सर्विसेज। कल्चरल सर्विसेज नेचर द्वारा प्रदान किए जाने वाले रिक्रिएशनल और कल्चरल बेनिफिट्स हैं। इनके एग्जांपल्स हैं टूरिज्म और रिक्रिएशन। द नेक्स्ट स्टेप, हम मेजर इकोसिस्टम सर्विसेज का अध्ययन कर चुके हैं। अब देखते हैं कि आप इन्हें कितनी अच्छी तरह पहचान सकते हैं। चलिए रैपिड यूपीएससी क्विज के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं। रिवीजन, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, वैनिशिंग हैबिटेट्स। हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का अर्थ है नेचुरल हैबिटेट्स का कम होना या नष्ट हो जाना। जैसे जैसे हैबिटेट सिकुड़ते हैं, स्पीसीज अपने प्राकृतिक घर खो देती हैं और बायोडाइवर्सिटी में कमी आने लगती है। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन का अर्थ है बड़े हैबिटेट्स का छोटे छोटे पैचेस में विभाजित हो जाना। इसके कारण पॉपुलेशंस एक दूसरे से अलग थलग पड़ जाती हैं और रिसोर्सेज तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबिटेट लॉस बायोडाइवर्सिटी के लिए एक मेजर थ्रेट है, लेकिन क्या बायोडाइवर्सिटी में कमी तब भी आ सकती है जब हैबिटेट्स इंटैक्ट बने रहें? चलिए अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लोर करते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, व्हेन नेचर इज ओवर यूज्ड। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यह बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का अत्यधिक उपयोग है जो उनकी रिकवर होने की क्षमता से कहीं अधिक होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन स्पीसीज की पॉपुलेशंस को कम कर सकता है। इससे बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो सकता है और कई स्पीसीज एंडेंजर्ड हो सकती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नई इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज भी बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा बन सकती हैं? आइए अगले स्टेप में इन्वेसिव स्पीसीज को एक्सप्लोर करते हैं। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, व्हेन न्यू अराइवल्स बिकम इन्वेडर्स। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जिन्हें उन स्थानों पर इंट्रोड्यूस किया जाता है जहां वे नेचुरली नहीं पाई जाती। ये तेजी से फैल सकती हैं और नेटिव बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा बन सकती हैं। व्हाई इन्वेसिव स्पीसीज आर हार्मफुल। इन्वेसिव स्पीसीज नेटिव स्पीसीज के साथ फूड, स्पेस और अदर रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप नेटिव स्पीसीज की संख्या कम हो सकती है। इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज, इसके उदाहरण हैं लैंटाना कैमरा और वाटर हाइसिंथ। ये प्लांट्स तेजी से फैलते हैं और इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट कर देते हैं। इन्वेसिव एनिमल स्पीसीज, इसके उदाहरण हैं अफ्रीकन कैटफिश और नाइल पर्च। ये नेटिव फिश की पॉपुलेशंस को कम कर सकते हैं और इकोसिस्टम्स में बदलाव ला सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पोल्यूशन भी बायोडाइवर्सिटी लॉस में योगदान दे सकता है? आइए अगले स्टेप में पोल्यूशन को एक्सप्लोर करते हैं। पोल्यूशन, थ्रेट्स इन एयर, वाटर एंड सॉइल। पोल्यूशन, जब हार्मफुल सब्सटेंसेज एयर, वाटर या सॉइल में मिल जाते हैं, इससे एनवायरमेंट पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हाउ पोल्यूशन कॉजेज हार्म। पोल्यूटेंट्स प्लांट्स और एनिमल्स को पॉइजन कर सकते हैं। ये स्पीसीज की सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन क्षमता को कम कर सकते हैं। पोल्यूशन विदाउट बॉर्डर्स, एक जगह का पोल्यूशन दूसरी जगह के इकोसिस्टम्स को भी प्रभावित कर सकता है। रिवर्स, विंड्स और ओशन करंट्स पोल्यूटेंट्स को दूर दूर तक फैला सकते हैं।
रेडी टू रिवाइज? आपको बायोडाइवर्सिटी के मेजर थ्रेट्स कितने अच्छे से याद हैं? आइए एक यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। रिवीजन। थ्रेट्स पार्ट 1। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बायोडाइवर्सिटी इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। काफी स्पीशीज विशेष एनवायरमेंटल कंडीशंस के अनुसार अडेप्टेड होती हैं। क्लाइमेट चेंज इन अडेप्टेशंस को डिसरप्ट कर सकता है। क्लाइमेट चेंज सूटेबल लिविंग कंडीशंस को बदल सकता है। इसके कारण कुछ स्पीशीज कूलर रीजन्स की ओर शिफ्ट कर जाती हैं, जबकि कुछ अन्य स्पीशीज के पास सीमित विकल्प रह जाते हैं। मल्टीपल थ्रेट्स, कंबाइंड इफेक्ट्स। स्पीशीज को क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अन्य थ्रेट्स का भी सामना करना पड़ सकता है। इन कंबाइंड प्रेशर्स को सहन करना और भी कठिन हो सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे गंभीर कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? क्या कोई स्पीशीज अर्थ से हमेशा के लिए गायब हो सकती है? अब एक्सटिंक्शन को समझते हैं। एक्सटिंक्शन, गॉन फॉरएवर। ह्यूमन एक्टिविटीज ने स्पीसीज लॉस की रेट को तेज कर दिया है। परिणाम स्वरूप आज एक्सटिंक्शन पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हो रहा है। एक्सटिंक्शन तब होती है जब कोई स्पीसीज पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इसका लॉस स्थायी और इरिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, डोडो बर्ड 17वीं सेंचुरी में मॉरिशस में एक्सटिंक्ट हो गई थी। मिसिंग पीसेस ऑफ नेचर। प्रत्येक स्पीसीज इकोसिस्टम फंक्शनिंग में अलग अलग प्रकार से योगदान देती है। एक्सटिंक्शन इन योगदानों को स्थायी रूप से समाप्त कर देती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कुछ स्पीसीज का लॉस पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है? चलिए अब इकोलॉजिकल इंबैलेंस को एक्सप्लोर करते हैं। इकोलॉजिकल इंबैलेंस, द रिपल इफेक्ट। प्लांट्स हर्बिवोर्स और प्रेडेटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनमें से किसी एक ग्रुप में चेंज होने पर कई दूसरे ग्रुप्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। प्रेडेटर्स की पॉपुलेशन कम होने पर प्रे पॉपुलेशंस बढ़ सकती हैं। वहीं एक्सेसिव ग्रेजिंग वेजिटेशन को रिड्यूस कर सकती है, दूसरी स्पीसीज को अफेक्ट कर सकती है और यहां तक कि लैंड डिग्रेडेशन का कारण भी बन सकती है। एक स्पीसीज के लॉस होने पर पूरे इकोसिस्टम में डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है। इससे बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी दोनों को खतरा हो सकता है। अ स्पेशल यूपीएससी लेसन नेक्स्ट। अब मिलिए ईवल क्वार्टेट से, यानी बायोडाइवर्सिटी के 4 मेजर थ्रेट से। द ईवल क्वार्टेट, 4 थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। द ईवल क्वार्टेट बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 प्रमुख कारणों का समूह है। इनमें शामिल हैं हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेसिव स्पीसीज और को एक्सटिंक्शंस। हैबिटेट लॉस एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हैबिटेट लॉस यह नेचुरल हैबिटेट्स के डिस्ट्रक्शन या फ्रैगमेंटेशन को दर्शाता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन इसमें स्पीसीज का उपयोग उनकी रिकवरी की क्षमता से अधिक तेजी से किया जाता है। इन्वेसिव स्पीसीज एंड को एक्सटिंक्शंस। इन्वेसिव स्पीसीज ये ऐसी नॉन नेटिव स्पीसीज होती हैं जो नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स को हानि पहुंचाती हैं। को एक्सटिंक्शंस जब एक स्पीसीज समाप्त हो जाती है तो उस पर निर्भर दूसरी स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो सकती है। कंबाइंड प्रेशर्स। ईवल क्वार्टेट के थ्रेट्स अक्सर अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ कार्य करते हैं। इन कंबाइंड प्रेशर्स के कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस और अधिक तेजी से बढ़ सकता है।
रेडी टू रिवाइज? अब तैयार हो जाइए यूपीएससी रैपिड क्विज के लिए। रिवीजन, थ्रेट्स, पार्ट 2। Why conservation matters? Saving nature, securing the future. अर्थ मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, जिससे मेनी स्पीशीज पर एक्सटिंक्शन का रिस्क बढ़ रहा है। अगर स्पीसीज लगातार डिसअपियर होती रहीं, तो अर्थ अपनी अमेजिंग डाइवर्सिटी हमेशा के लिए खो सकता है। अच्छी बात यह है कि स्पीसीज को अभी भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है थ्रू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इसका मतलब है प्रोटेक्टिंग और वाइजली मैनेजिंग बायोडाइवर्सिटी, ताकि प्लांट्स, एनिमल्स और इकोसिस्टम्स फ्यूचर जनरेशंस के लिए सर्वाइव कर सकें। कंजर्वेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होती है जब डिफरेंट ग्रुप्स मिलकर काम करते हैं। गवर्नमेंट्स, कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स सभी नेचर को प्रोटेक्ट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत एसेंशियल है, लेकिन स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट्स में कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, अब इन सीटू कंजर्वेशन को एक्सप्लोर करते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन, सेविंग स्पीसीज वेयर दे लिव। इन सिटू कंजर्वेशन स्पीशीज की प्रोटेक्शन को दर्शाता है, जो उनके नेचुरल हैबिटेट्स में की जाती है। इसे ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब एशियाटिक लायन को गिर नेशनल पार्क, गुजरात में प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये इन सिटू कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल होता है। टाइप्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स इन सिटू कंजर्वेशन के प्रमुख प्रकार हैं। कंसर्विंग होल इकोसिस्टम्स, इन सिटू कंजर्वेशन स्पीशीज और उनके इकोसिस्टम्स को साथ साथ प्रोटेक्ट करता है। उदाहरण के लिए, मैनग्रोव्स का कंजर्वेशन फिश, क्रैब्स एंड बर्ड्स की भी प्रोटेक्शन करता है। क्या होता है जब एक स्पीशीज अपने नेचुरल हैबिटेट में सुरक्षित रूप से सर्वाइव नहीं कर पाती? अगले लेसन में हम एक्स सिटू कंजर्वेशन को समझेंगे। एक्स सिटू कंजर्वेशन, सेविंग स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल होम्स। एक्स सिटू कंजर्वेशन स्पीसीज का संरक्षण उनके नेचुरल हैबिटेट्स के बाहर करता है। इसे ऑफ साइट कंजर्वेशन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, जब संगाई डियर का संरक्षण मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन में कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से किया जाता है, तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन का एक उदाहरण होता है। टाइप्स ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत जूज, बोटानिकल गार्डन्स, सीड बैंक्स, जीन बैंक्स और कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स शामिल होते हैं। वाई इज एक्स सिटू कंजर्वेशन नीडेड? कभी कभी स्पीसीज इतनी अधिक थ्रेटेंड हो जाती हैं कि वे वाइल्ड में अपने बल पर जीवित नहीं रह पाती। ऐसी परिस्थितियों में उनके संरक्षण के लिए उन्हें अधिक सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है। अ फाइनल लाइफलाइन अगेंस्ट एक्सटिंक्शन। जब किसी स्पीसीज पर एक्सटिंक्शन का आसन्न खतरा मंडराता है, तब एक्स सी टू कंजर्वेशन उसके सर्वाइवल का अंतिम अवसर बन सकता है। नेचुरल हैबिटेट्स के भीतर और बाहर होने वाले कंजर्वेशन की तुलना करना यूपीएससी का एक महत्वपूर्ण विषय है। चलिए अब इन सी टू और एक्स सी टू कंजर्वेशन की तुलना करते हैं। इन सिटू वर्सेस एक्स सिटू कंजर्वेशन, टू वेज टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। साइट ऑफ कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन में स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट्स में प्रोटेक्ट किया जाता है, जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन में स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट्स के बाहर प्रोटेक्ट किया जाता है।
फोकस ऑफ कंजर्वेशन इन सिटू कंजर्वेशन स्पीशीज के साथ साथ इकोसिस्टम्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन का फोकस मुख्य रूप से थ्रेटेंड स्पीशीज पर होता है। चूजिंग द राइट मेथड इन सिटू कंजर्वेशन का उपयोग तब किया जाता है जब स्पीशीज को वाइल्ड में सुरक्षित रूप से प्रोटेक्ट किया जा सकता हो, जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन का उपयोग तब किया जाता है जब स्पीशीज वाइल्ड में सुरक्षित नहीं रह पाती। एग्जाम्पल्स इन सिटू कंजर्वेशन के उदाहरण हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स, जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन के उदाहरण हैं जूज, बॉटेनिकल गार्डन्स और सीड बैंक्स। रेडी टू रिवाइज? अब तक हमने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के प्रमुख अप्रोचेस को समझा है। अब यूपीएससी रैपिड क्विज के माध्यम से अपनी अंडरस्टैंडिंग को परखते हैं। रिवीजन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड स्पेसेस, प्रोटेक्टेड प्लेसेस। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अ नेशनल पार्क एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया है जो नेचर, वाइल्ड लाइफ और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के कंजर्वेशन के लिए बनाई जाती है। जून 2026 तक इंडिया में 107 नेशनल पार्क्स हैं। नेशनल पार्क्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत मजबूत लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त है। यह एक्ट हंटिंग, ग्रेजिंग और पोचिंग जैसी एक्टिविटीज को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ नेशनल पार्क्स: जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। हेमिस लद्दाख में स्थित सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जबकि सिमलीपाल ओडिशा में स्थित सबसे नया और 107th नेशनल पार्क है। डिड यू नो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर इंडिया में स्थित दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। द नेक्स्ट क्वेश्चन: क्या सभी प्रोटेक्टेड एरियाज को नेशनल पार्क्स के समान लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्राप्त होता है? आइए अगले भाग में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के बारे में जानें। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, बैलेंसिंग नेचर एंड ह्यूमन नीड्स। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करती हैं, साथ ही लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज की परमिशन भी देती हैं। ये नेशनल पार्क्स की तुलना में जनरली कम रिस्ट्रिक्टिव होती हैं। मोर फ्लेक्सिबल दैन नेशनल पार्क्स, कुछ ट्रेडिशनल एक्टिविटीज अलाउ की जा सकती हैं अगर उनसे वाइल्ड लाइफ को कोई हार्म ना हो। ग्रेजिंग और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कलेक्शन भी परमिट किया जा सकता है। डिड यू नो जून 2026 तक इंडिया में 570 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया: वेदांतंगल तमिलनाडु में स्थित सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। कच्छ डेजर्ट गुजरात में स्थित सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज स्थित हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन: क्या नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज सभी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स की प्रोटेक्शन के लिए काफी हैं? नेक्स्ट हम कंजर्वेशन रिजर्व्स को एक्सप्लोर करेंगे। कंजर्वेशन रिजर्व्स, कनेक्टिंग हैबिटेट्स, कंजर्विंग लाइफ। कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के आसपास बफर जोन्स के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें कंजर्वेशन रिजर्व्स कहा जाता है, जिनकी स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत की गई है। कंजर्वेशन रिजर्व्स प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को आपस में जोड़ने में मदद करते हैं। इनके मैनेजमेंट में लोकल कम्युनिटीज भी भाग ले सकती हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया: तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व जो महाराष्ट्र में स्थित है, कंजर्वेशन रिजर्व का एक उदाहरण है। द नेक्स्ट क्वेश्चन: क्या लोकल कम्युनिटीज स्वयं प्रोटेक्टेड एरियाज के मैनेजमेंट में मदद कर सकती हैं? चलिए अब कम्युनिटी रिजर्व्स को एक्सप्लोर करते हैं।
कम्युनिटी रिजर्व्स, पीपल प्रोटेक्टिंग नेचर। कम्युनिटी रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां लोकल कम्युनिटीज वॉलंटरीली बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करती हैं। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत एस्टैब्लिश किया जाता है। लोकल कम्युनिटीज कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में एक्टिव रोल निभाती हैं। उनका ट्रेडिशनल नॉलेज बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है। डिड यू नो केशवपुर मियानी छंब, जो पंजाब के मटवा में स्थित है, भारत का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। प्रोटेक्टेड एरियाज एनवायरनमेंट का एक फेवरेट यूपीएससी थीम है। चलिए रैपिड यूपीएससी क्विज के माध्यम से अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। रिवीजन, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। नेशनल पार्क्स वर्स वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, अ फेवरेट यूपीएससी कंपैरिजन। अ कॉमन गोल, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज दोनों का उद्देश्य बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन करना है। दोनों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1974 के अंतर्गत नोटिफाइड किया जाता है। की डिफरेंस, नेशनल पार्क्स अत्यधिक रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं। इसके विपरीत वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में ग्रेजिंग जैसी कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज की अनुमति दी जा सकती है। कैन प्रोटेक्टेड एरियाज चेंज स्टेटस, एक नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता। हालांकि एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा सकता है। की फैक्ट, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे वर्ष 2018 में एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से नेशनल पार्क में अपग्रेड किया गया था। हु ओन्स द लैंड, नेशनल पार्क्स में सामान्यतः प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड की अनुमति नहीं होती। वहीं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में कुछ प्राइवेट लैंड अब भी मौजूद हो सकती है। द नेक्स्ट स्टेप, अब हम कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स की तुलना करेंगे। वर्सेस कम्युनिटी रिजर्व्स, कनेक्टिंग हैबिटेट्स एंड कम्युनिटीज। कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत प्रोटेक्टेड हैं। इन्हें बाद में 2002 के अमेंडमेंट के माध्यम से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जोड़ा गया था। कंजर्वेशन रिजर्व्स अक्सर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के आसपास बफर जोन्स के रूप में बनाए जाते हैं। ये प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को आपस में जोड़ने में मदद करते हैं। कम्युनिटी रिजर्व्स ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां लोकल कम्युनिटीज स्वेच्छा से बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करती हैं। की डिफरेंस, कंजर्वेशन रिजर्व्स हैबिटेट कनेक्टिविटी पर फोकस करते हैं, वहीं कम्युनिटी रिजर्व्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर फोकस करते हैं। आपने इंडिया के मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज और उनके डिफरेंसेस के बारे में सीखा है। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कीजिए एक रैपिड यूपीएससी क्विज के साथ। की यूपीएससी कंपैरिजंस, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इंट्रोडक्शन, नेचर, पीपल एंड सस्टेनेबिलिटी। अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एरियाज होते हैं जो पीपल और नेचर के बीच बैलेंस्ड रिलेशनशिप को प्रमोट करते हैं। लर्निंग एंड कंजर्वेशन टुगेदर, बायोस्फीयर रिजर्व्स
लिविंग लैबोरेटरीज की तरह कार्य करते हैं, जहां साइंटिस्ट्स इकोसिस्टम्स और ह्यूमन इंटरेक्शंस का अध्ययन करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। इंडिया में 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन्स में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक जोन की एक अलग भूमिका होती है। चलिए अब कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन्स को एक्सप्लोर करते हैं। कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन्स। वन रिजर्व, थ्री जोन्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स अक्सर बहुत बड़े क्षेत्रों में फैले होते हैं। उदाहरण के लिए, रैन ऑफ कुछ बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग 12,454 स्क्वायर किलोमीटर है। बेहतर कंजर्वेशन के लिए इन्हें 3 जोन्स में डिवाइड किया जाता है। द कोर जोन, सबसे अंदर स्थित क्षेत्र को कोर जोन कहा जाता है। यह सबसे सेंसिटिव हैबिटेट्स की सुरक्षा करता है। अक्सर इसे किसी एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से डेजिग्नेट किया जाता है। द बफर जोन। बफर जोन कोर एरिया के चारों ओर स्थित होता है। इस जोन में रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटीज की अनुमति होती है। द ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन सबसे बाहरी जोन होता है। इस क्षेत्र में लोकल कम्युनिटीज निवास करती हैं और रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करती हैं। डिफरेंट जोन्स, शेयर्ड पर्पस। हर जोन की अपनी एक डिस्टिंक्ट रोल होती है, लेकिन सभी जोन्स मिलकर कंजर्वेशन, रिसर्च और सस्टेनेबल यूज को सपोर्ट करते हैं। रेडी टू रिवाइज। कोर जोन से लेकर ट्रांजिशन जोन तक आपने सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अब रैपिड यूपीएससी क्विज के माध्यम से अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। रिविजन। बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इंट्रोडक्शन। ट्रेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसा रीजन होता है जहां बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक होती है और अनेक एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं। ऐसे रीजन्स को कंजर्वेशन के लिए उच्च प्रायोरिटी दी जाती है। एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज वे स्पीसीज होती हैं जो प्राकृतिक रूप से केवल किसी एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती हैं। ये दुनिया में कहीं और प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में प्रस्तावित किया था। उन्होंने शुरुआत में 10 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की पहचान की थी। वाई फोकस ऑन हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट रीजन्स में कई यूनिक स्पीसीज पाई जाती हैं। इसी कारण ये ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स का एक प्रमुख फोकस है। वर्तमान में इनका प्रबंधन कंजर्वेशन इंटरनेशनल यानी सीआई द्वारा किया जाता है। क्या सिर्फ रिच बायोडाइवर्सिटी होना ही किसी रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाने के लिए काफी है? चलिए अब क्राइटेरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट समझते हैं। क्राइटेरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। टू क्राइटेरिया, वन पर्पस। किसी रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। ये क्राइटेरिया उन एरियाज की पहचान करने में मदद करते हैं जिन्हें अर्जेंट अटेंशन की जरूरत होती है। क्राइटेरियन 1, एंडेमिज्म। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में क्वालिफाई करने के लिए किसी रीजन में कम से कम 1500 प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए जो उसी रीजन की एंडेमिक हो। क्राइटेरियन 2, हैबिटेट लॉस। किसी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ने अपने ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट का कम से कम 70% हिस्सा खोया होना चाहिए। यह दिखाता है कि उस रीजन पर इकोलॉजिकल थ्रेट का लेवल बहुत ज्यादा है। हाई एंडेमिज्म का मतलब है कई यूनिक स्पीसीज। हाई हैबिटेट लॉस का मतलब है अर्जेंट कंजर्वेशन की जरूरत। साथ मिलकर ये कंजर्वेशन प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से आइलैंड्स तक दुनिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स
कहाँ लोकेटेड हैं। अब ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को एक्सप्लोर करते हैं। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। वर्तमान दुनिया भर में 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ये एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका में वितरित हैं। अधिकांश बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ट्रॉपिकल रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। वार्म टेम्परेचर्स और अबंडेंट रेनफॉल रिच बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, साउथ अमेरिका का ट्रॉपिकल एंडीज। ग्लोबल कंजर्वेशन प्रायोरिटीज। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स को ऐसे क्षेत्रों पर फोकस करने में मदद करते हैं जहां उनका सबसे अधिक इंपैक्ट हो सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बीच अंतर बता सकते हैं? ये टर्म्स यूपीएससी में अक्सर कंफ्यूज किए जाते हैं। आइए अब इनकी तुलना समझते हैं। हॉटस्पॉट्स वर्सेस प्रोटेक्टेड एरियाज। की कंपैरिजंस। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और प्रोटेक्टेड एरिया। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की पहचान साइंटिफिक क्राइटेरिया के आधार पर की जाती है। वहीं प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क कानून के तहत लीगली डेजिग्नेटेड होता है। एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में कई प्रोटेक्टेड एरिया शामिल हो सकते हैं। बियॉन्ड प्रोटेक्टेड एरियाज। सभी कंजर्वेशन केवल प्रोटेक्टेड एरियाज के माध्यम से नहीं किया जाता। कुछ रीजन्स में रिसर्च और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इन्हें बायोस्फीयर रिजर्व्स कहा जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन देम। एक बायोस्फीयर रिजर्व किसी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर स्थित हो सकता है। दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक समान नहीं होते। यूपीएससी ट्रैप। केवल हाई बायोडायवर्सिटी होना किसी रीजन को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं बनाता। इसके लिए हॉटस्पॉट क्राइटेरिया का पूरा होना भी आवश्यक है। रेडी टू रिवाइज। हमने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का कॉन्सेप्ट, क्राइटेरिया, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपैरिजंस को समझ लिया है। अब समय है अपनी तैयारी को रैपिड यूपीएससी क्विज के साथ टेस्ट करने का। अंडरस्टैंडिंग बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इंडियन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। 4 हॉटस्पॉट्स, 1 बायोडाइवर्स नेशन। इंडिया 4 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के कुछ हिस्सों का घर है। ये सभी मिलकर देश की सबसे समृद्ध बायोडायवर्सिटी को संजोए हुए हैं। इंडिया के 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। पहला हिमालयास, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका और चौथा संडरलैंड। अ कॉमन यूपीएससी ट्रैप। ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पूरी तरह इंडिया के अंदर स्थित नहीं है। इनका विस्तार इंडिया की नेशनल बाउंड्रीज से आगे तक है। डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट इकोसिस्टम्स। हर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अलग अलग लैंडस्केप्स और इकोसिस्टम्स का प्रतिनिधित्व करता है। ये सभी मिलकर इंडिया की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। अ जर्नी अक्रॉस 4 हॉटस्पॉट्स। अब हम हर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को एक एक करके समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट से। हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, द क्राउन ऑफ इंडियाज बायोडायवर्सिटी।